हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो है एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, तो ये वैसे भी न्यूरल नेटवर्क का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्यू एक्टिवेशन फंक्शंस। लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछा भी गया तो भी आपको ज़रूर उसकी इक्वेशन बतानी ही चाहिए और उसका रिस्पेक्टिव डायग्राम भी ड्रॉ करके देना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एन एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। मतलब न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ हमारा कौन, एक एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है। तो अब एक्टिवेटेड मतलब क्या, जैसे कि हमने आपको बहुत स्टार्टिंग के जो हमारे अपने वीडियोस देखे होंगे उसमें देखा होगा कि एक न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे ये हमारे इनपुट्स आए हुए हैं, ठीक है, और जितने भी इनपुट्स हैं ये सारे वेटेड इनपुट्स होते हैं। मतलब ये सब वेट से मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ये सबसे पहले समिंग नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर समिंग नेटवर्क। तो समिंग नेटवर्क का काम क्या होता है, ये हमारा लेट से वाइन कैलकुलेट कर रहा है और वाइन की वैल्यू क्या होती है, समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई इंटू डब्ल्यू ऑफ आई। मतलब आप ये कह सकते हो कि x1 w1 प्लस x2 w2, इस तरह से समिंग नेटवर्क का ये हमारा काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो समिंग नेटवर्क की जो भी हमारी इनपुट आ रही है वो जो भी है उसके बाद ये एक्टिवेशन फंक्शन फाइनली ये डिसाइड करता है कि ये जो हमारा टोटल न्यूरॉन है इट शुड बी फायर्ड और नॉट फायर्ड, और वेदर यू और या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेदर द न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। ठीक है, तो मतलब ये डिसाइड करता है कि फाइनल जो हमारा आउटपुट इसका आ रहा है, ये हमारा फाइनल आउटपुट, जैसे लेट से अगर हम बहुत ही एक सिंपल से एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें, जैसे हमारा स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, तो लेट से हमने यहाँ पर एक वैल्यू थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने चूज करी है, लेट से 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हमने बोला है कि जो भी मेरे वाइन की वैल्यू आई है x1 w1 प्लस x2 w2, इस तरह से जो भी आई है, तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये वाइन की वैल्यू या जो भी है क्या ये ग्रेटर देन, इज इट ग्रेटर देन 0 और नॉट इन दिस केस, और ग्रेटर देन थीटा और नॉट, जो भी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो अगर वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है देन आपका जो आउटपुट है इस फंक्शन का दैट विल बी इक्वल टू 1, एल्स अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर थीटा या थ्रेशोल्ड वैल्यू, जैसे हमारे इस पर्टिकुलर केस में हमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0 ली है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 होगा, एल्स इट विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब 0 कब होगा, अगर हमारा वाइन जो भी हमने वाइन कैलकुलेट किया है इफ इट इज लेस देन 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक न्यूरॉन में एक्टिवेशन फंक्शन फाइनली डिसाइड करता है कि वेदर इट शुड फायर और इट शुड नॉट फायर। ठीक है, चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के। देखिए अगर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया ही नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो वो एक जस्ट एक लीनियर मतलब जैसे वाइन क्या था हमारा, ठीक है, वाइन क्या था हमारा, वाइन वॉज जस्ट द लीनियर समेशन ऑफ इनपुट्स, लीनियर वेटेड समेशन ऑफ द इनपुट्स। मतलब x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बस बन रहा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम लोग ये एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस ही क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन कहीं ना कहीं दे ऐड अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द न्यूरल नेटवर्क, एंड विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन हमारा न्यूरल नेटवर्क एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन बन के बस रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैपिंग कर सकें बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को। तो ये कॉम्प्लेक्स मैपिंग की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी, जैसे कि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई डायमेंशनल डेटा को जब एनालाइज करते हैं, जैसे इमेजेस हुए, वीडियो हुए, ऑडियो हुए, तब हमें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग कर सकें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के।
ठीक है। तो क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स एक एक्टिवेशन फंक्शन के? पहली चीज़ ये कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, एंड दूसरा फीचर ये कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल। हमेशा एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिससे कि हम लोग उसको आसानी से यूज़ करें इन द प्रोसेस ऑफ बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हमेशा प्रेफर करते हैं, और ऐसे एक्टिवेशन फंक्शंस प्रेफर करते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रो एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आपको कुछ काफ़ी पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे स्टेप फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पे लेट्स से थ्रेशोल्ड की वैल्यू लेट्स से 0 है। 0 ज़रूरी नहीं है कि आप 0 ही लो, हो सकता है मैं थ्रेशोल्ड ऐसा भी ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। हो सकता है मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.5 ले लूँ, ठीक है। तो तब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो भी मेरा वाई इन है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.5 है, तब मेरा एफ ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। एल्स अगर वाई इन की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो फिर हो सकता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 0 लें। तो हमें जनरलाइज्ड हम कह सकते हो कि 0.5 बोलो या 0 बोलो या 1 बोलो, हम कह सकते हैं कि अगर वाई इन की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा है तो हम 1 है, लेस देन थीटा है तो ये 0 है। तो ये सिंपल वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है इसको हम स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन था। बहुत ही एक्चुअली शुरुआती दिनों में हम इस एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ किया करते थे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ हमारे काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या डिसएडवांटेजेस थे जो हमने फेस किए कि स्टेप एक्टिवेशन के क्या डिसएडवांटेजेस थे? तो हमने ये फेस किए कि स्टेप एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आती थी कि आप इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसकी वजह से जब हम बैक प्रोपोगेशन में यूज़ करते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से जब हम बैक प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते थे तो जो स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते थे इस रीजन की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेप एक्टिवेशन से बहुत ही क्लोज एक और एक्टिवेशन फंक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बायपोलर स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू लेट्स से थीटा, जो भी उसका थीटा हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो, तो अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम उसको 1 लेते हैं, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसको हम -1 लेते हैं। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन जिसको हम बायपोलर स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बायपोलर स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। तो इसकी भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ वाई इन। अब आप याद रखिए, आप चाहे तो वाई इन ले सकते हो या जनरलाइज्ड एक्स भी यहाँ पे जैसे यूज़ किया ये भी ले सकते हो, ठीक है। पर जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट डायग्राम में एक्स को किस लिए यूज़ किया था, एक्स को हमने इनपुट्स के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो इसका समिंग नेटवर्क का जो आउटपुट है दैट इज़ व्हाट आई एम कॉलिंग इट एज वाई इन। तो वाई इन आगे की जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें हमने इसको एक्स डिक्लेयर किया, तो एक्स भी बोल सकते हो या वाई इन भी बोल सकते हो, मतलब जो इनपुट हमारे एक्टिवेशन को जा रहा है दैट इज योर एक्स या वाई इन, ठीक है। तो हम वाई इन भी बोल सकते हैं। तो बायपोलर स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ वाई इन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा एंड इट इज इक्वल टू -1 इफ वाई इन या फिर एक्स जो भी है इफ इट इज लेस देन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन पर आते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये काफ़ी स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शन है एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑल्सो एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑल्सो। तो ये हम लोग बहुत आराम से यूज़ कर पाते थे बैक प्रोपोगेशन में के एल्गोरिथम्स में, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हमें फेस करनी पड़ी थी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी जो हमें फेस करनी पड़ी थी? तो एक इसमें प्रॉब्लम थी वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम थी।
ठीक है। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि जैसे इनपुट टू द ये जो इनपुट था सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का, ये बहुत ही लार्ज इन मैग्नीट्यूड हो जाता था, तब जो ग्रेडियंट्स जो है अगर उसकी वैल्यू 0 अप्रोच कर जाती थी, तो इस वजह से मतलब जो ग्रेडियंट्स है वो गायब हो जाते थे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है जो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की हमको आई। तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है, अब देखो सिग्मॉइड में भी दो कैटेगरी आ जाती है, जैसे एक होता है बाइपोलर सिग्मॉइड और एक होता है नॉर्मल अपना सिग्मॉइड, ठीक है। तो जो नॉर्मल वाला सिग्मॉइड फंक्शन है अगर हम वो बोले तो वो हमारा कुछ इस तरह का कर्व है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 की रेंज में वेरी करती है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेप है ये यूजुअली 0.5 के आसपास होता है। तो इसका हमारा ये वाला फॉर्मूला है कि यू कैन से दैट f of x इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई इन। आप इसको माइनस वाई इन भी लिख सकते हो या माइनस एक्स भी लिख सकते हो अगर आप x रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है फॉर द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। इसी का दूसरा वर्जन हम ये वाला भी ले सकते थे, हम इसका बाइपोलर सिग्मॉइड भी ले सकते थे, बाइपोलर सिग्मॉइड, ठीक है। तो जो हमारा बाइपोलर सिग्मॉइड वाला वर्जन है इसमें इसकी वैल्यू 1 से लेकर -1 तक भी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे 0 में हमारा ट्रांजिशन इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला स्लाइटली इस वाले से हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो बाइपोलर सिग्मॉइड वाला का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट यू कैन से इट इज 2 यहाँ पर आप यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर जगह है, तो इट इज नथिंग बट f of x इट इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई इन इंटू माइनस वाई इन, ठीक है, द होल -1। आप या तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई इन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई इन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं जो कि आप बाइपोलर सिग्मॉइड में यूज कर सकते हो। और ये वाला कौन सा है, ये वाला अपना सिंपल सिग्मॉइड, सिंपल वाला सिग्मॉइड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिग्मॉइड कैटेगरी के एक्टिवेशन फंक्शन पर हम आ गए, ठीक है। अब जो तीसरा नया एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है दैट इज़ योर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, या फिर इसको हम रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर f of x जो है हमारा दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, y(n), मतलब जो भी हमारा y(n) था यहाँ पर, जो भी हमारा x बोलो या y(n) बोलो, जो भी है इसकी 0 और उसमें से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम है उसको ये लेता है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फिर बस उसको वो 0 कर देगा, और अगर नेगेटिव से वैल्यू ज़्यादा है, जैसे अगर -1 हुई, -2 हुई, तो फिर वो उसको 0 कर देगा। लेकिन नेगेटिव से ज़्यादा हुई अगर वैल्यू, जैसे +1 +2 +3 +4, तो फिर वो उसको एज इट इज़ ही रहने देगा, ठीक है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है रेल्यू का कि यहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का जो इशू हमने फेस किया था क्या कहते हैं सिग्मॉइड वाले केस में, वो वाला इशू हमारा सॉर्ट आउट हो गया इन केस ऑफ रेल्यू। लेकिन रेल्यू के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब रेल्यू के क्या डिसएडवांटेजेस है अगर हम बोले तो, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल्यू। तो यहाँ पर हमें इन केस ऑफ रेल्यू यहाँ पर हमें एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का इशू फेस करने को मिलता है। यू फेस द इशू ऑफ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स जब बहुत ही डीप नेटवर्क्स में हम जाते हैं तब हम वहाँ पर ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का इशू फेस करने को मिलता है। और दूसरा एक और इशू आता है ग्रेडियंट सैचुरेशन एट 0। दूसरा आता है ग्रेडियंट सैचुरेशन एट 0,
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पर जो इनपुट है अगर नेगेटिव है तो फिर वो उसको जीरो बना देता है। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन में ग्रेडियंट निकालूंगी तो फिर वो जीरो हो जाता है। तो इतना जीरो होने की वजह से इतना वो स्लो डाउन हो जाता है हमारा नेटवर्क कि इट स्टॉप लर्निंग फॉर द पर्टिकुलर वेट्स। तो ये हमारे इश्यूज आते हैं। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए कौन आया, हमारा लीकी रेल्यू आया कि इवन नेगेटिव पोर्शन में ये जीरो नहीं करता है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू को ऐसे थोड़ा सा लीकी वैल्यू ये इस तरह से ये ले लेता है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव पोर्शन में जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जीरो से कम उसकी वैल्यू है तो एक छोटी सी एक वैल्यू को वो ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने लीकी रेल्यू पढ़ा। तो लीकी रेल्यू इज नथिंग बट एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ रेल्यू फंक्शन। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द रेल्यू फंक्शन as for 0 for x less than 0, we define it as a small linear component of x, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये आया, ठीक है। अब जो हम लास्ट एक्टिवेशन फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन दैट नॉर्मलाइजेस एन इनपुट वेक्टर वैल्यू into a vector of values that follows a probability distribution whose total sum is up to 1, ठीक है। तो अब इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कि लेट्स से हमारा कोई एक न्यूरल नेटवर्क है और ये हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके, ठीक है। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और हम लेट्स से दिस इज माय आउटपुट लेयर, ठीक है। और ये मेरे इस तरह से ये कनेक्टेड है सभी से, ओके। चलिए, तो लेट्स से ये आउटपुट लेयर के मेरे न्यूरॉन्स है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है। ये मेरे कितने न्यूरॉन है, 1 2 3 4 5। लेट्स से ये मेरे 5 मेरे किसके न्यूरॉन है, मेरे आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे z ऑफ i मतलब आप भी इसको e रेज़ टू द पावर, ये जो वैल्यू है z ऑफ i इज नथिंग बट हियर, जैसे पहले वाले न्यूरॉन में 1.3 है तो हम ये कैसे, और दूसरे वाले न्यूरॉन के लिए 5.1 है, तीसरे वाले न्यूरॉन के लिए 2.2 है, चौथे वाले न्यूरॉन के लिए 1.7 है और लास्ट वाले के लिए ये है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं जब हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से अगर मैंने समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर z ऑफ i कैलकुलेट किया तो मैं क्या करूँगी, e रेज़ टू द पावर लेट्स से 1.3, ठीक है, प्लस e रेज़ टू द पावर 5.1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2.2 प्लस e रेज़ टू द पावर 0.7 प्लस e रेज़ टू द पावर 1.1, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर z ऑफ लेट्स से j, ठीक है। वेदर j में वेरी फ्रॉम 1 टू लेकर 5, 1 2 3 4 5, चूंकि यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 का एडिशन ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। हर एक की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, जैसे अगर पहले वाले की मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसका ये कैसे निकला 0.02 कैसे निकला, तो हम क्या करेंगे e रेज़ टू द पावर 1.3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर z ऑफ i, मतलब ये जो हमारा टोटल निकला था इससे बस हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1.3 को। तो ये मुझे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी P1 मिल गई। तो ये कितना निकला, लेट्स से 0.02, दूसरे की निकली 0.90, तीसरे की 0.05, चौथे की ये, पांचवे की ये। तो इसमें हम कैसे जज करते हैं कि ये सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, पहले तो ये समझिए कि यूज़ ही कहाँ होता है। ये यूज़ हम करते हैं जब हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हों, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला है कि अगर मेरे पास लेट्स से बहुत सारे एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, लायन है या डियर है, तो अब अगर जैसे मैंने इनपुट पे आपको कैट की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, मैंने लेट्स से कैट की पिक्चर दी हुई है, तो अब ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन फंक्शन, अब जब जैसे लेट्स से ये वाला जो है ये कैट डिटरमाइन कर रहा था, ये डॉग कह रहा था इसको, ये काऊ कह रहा था इसको, ये डियर कह रहा था इसको लेट्स से, और ये इसको गोट कह रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो है, जो
सेकेंड वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको हाई मिलेगी। तो फाइनली जिस वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई मिलेगी, वी विल कैटेगराइज दैट आउटपुट एज द मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट, उसको हम अपने प्रिडिक्टेड आउटपुट को मानेंगे। तो इस तरह से सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। तो ये आपको प्रिडिक्ट करता है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रिडिक्ट करके बताता है कि कौन सी क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। तो जो की एडवांटेज ऑफ सॉफ्टमैक्स फंक्शन इज दैट इट हाईलाइट्स द लार्जेस्ट वैल्यू एंड सप्रेस द वैल्यूज विच आर सिग्निफिकेंटली बिलो द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब सिर्फ एक को ये मैक्सिमाइज करता है, बाकी सबको ये मिनिमाइज भी कर रहा होता है। और ये हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स में हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन को जनरली यूज़ करते हैं। और अभी हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये जितने भी अभी तक एक्टिवेशन फंक्शंस बने, इनमें से ReLU और सॉफ्टमैक्स ये हमारे काफ़ी रीसेंट और ट्रेंडिंग एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। गुड नाइट एंड प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाय बाय।